कोरोना महामारी का प्रकोप अभी थमा ही नहीं था कि ब्लैक फंगस आ गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी, एक्सपर्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं। सुधीर जी, भंडारी जी, आपने मुख्य प्रधानमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई बीसी के दौरान, आपने कई बातें रखी। अभी कोरोना थमा ही नहीं, ब्लैक फंगस आ गया। राजस्थान एक पहला ऐसा स्टेज है जो महामारी घोषित कर दी ब्लैक फंगस को। पहला सवाल तो यह है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने से आम जनता को क्या लाभ मिलेगा और क्यों महामारी घोषित की गई है, लोगों के मन में कई सवाल हैं। दूसरा, ये ब्लैक फंगस है क्या, केवल क्या स्टेरॉइड से ज़्यादा लेने से हो रहा है, या आप क्या राय देना चाहेंगे? घर में डॉक्टर मत बनिए, कई लोग घर में डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही स्टेरॉइड ले लेते हैं जिसके कारण होगी। तो आप तभी, ये मेरे कुछ सवाल हैं। आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, कोविड पेंडेमिक के साथ साथ अभी पिछले कुछ हफ्तों से हमें कुछ फंगल इन्फेक्शन के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसको कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बोलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ब्लैक फंगस को नोटिफाइबल डिजीज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जैसे पहले केस ट्रेसिंग हुआ था कोविड के समय, एक एक केस को ट्रेस किया गया था, उसकी पूरी सोर्स का पता किया गया था। तो अब हर केस को डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा, उसका ट्रेसिंग होगा, कहाँ से उसने ट्रीटमेंट लिया, कब से ट्रीटमेंट लिया, राइट ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया। सो इससे रिसर्च में बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो इम्यूनिटी या तो आपके कोविड के दौरान शुगर बहुत बढ़ गई है, या आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं और कोविड की मेडिसिन के कारण शुगर बढ़ गई है, उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर आपने अनरिस्ट्रिक्टेड नॉट एज पर प्रोटोकॉल स्टेरॉइड बहुत अधिक समय में यूज़ कर लिया है। जैसा कि देखा गया है, बहुत बड़ी संख्या में लोग व्हाट्सएप, गूगल और अपने दोस्तों से मिलकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं बिना कोई प्रोटोकॉल के फॉलो किए हुए, तो उसके कारण भी इम्यूनिटी कम और शुगर बढ़ जाती है। तो ये नोटिफाइबल डिजीज़ होने से इससे पेशेंट का एरिया, पेशेंट का सोर्स, पेशेंट को कांटेक्ट किया जाएगा और ये पता लग जाएगा कि किस एरिया से पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट को, प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, पेशेंट को एडिक्वेटली शुगर कंट्रोल की जा रही है, नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ नोटिफाइबल डिजीज़ होने से इस बीमारी के कंट्रोल में हमें पूरा गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलेगा, जैसे कोविड में मिल रहा है। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट ने इसको चिरंजीवी योजना के अंतर्गत भी कवर कर लिया, ताकि पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो पूरा बेसिकली नोटिफाइबल डिजीज़ होने का तात्पर्य है, जिस तरह कोविड का गवर्नमेंट पूर्ण रूप से केयर कर रही है, इस डिजीज़ को भी केयर करेगी। पेशेंट ट्रेसिंग होगा, जिससे हम पेशेंट कहाँ से क्यों आ रहे हैं इसका भी हमें ज्ञान होगा, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ऑक्सीजन, चर्चा ये भी है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो उपयोग में ले रहे हैं घरों पे लोग, उसमें अच्छा पानी उपयोग में नहीं ले रहे, या जो चीज़ जो गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए कंसंट्रेटर की, वो नहीं हो रही, जिसके कारण भी ब्लैक फंगस हो रहा है। क्या ये सही है? ये कॉन्सेप्ट है कि कंटेमिनेटेड वाटर से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बट अभी जहाँ पे भी पेशेंट को ऑक्सीजनेशन दिया जा रहा है, वहाँ पे इसको एजुकेट किया जा रहा है कि ह्यूमिडिफायर में या तो फिल्टर्ड वाटर लें या डिस्टिल वाटर लें, एवरीडे वाटर चेंज करें। तो डेफिनेटली जहाँ पे भी कंटेमिनेशन होता है, तो इट इज़ एन कॉन्सेप्ट जिसको प्रोबेबली सोचा जा रहा है, बट इसके कारण इतना पब्लिक एजुकेशन और आईईसी की गई है, कॉमन मैन को अब ये पता हो गया है कि मुझे ह्यूमिडिफायर का पानी रोज़ाना चेंज करना है, फिल्टर्ड वाटर यूज़ करना है, अगर बिस्लरी या डिस्टिल वाटर हो तो उसको यूज़ करना है। आई एम श्योर कोई भी कंटेमिनेटेड लिक्विड या इशू होगा तो उससे इन्फेक्शन होने का डर तो रहता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का एक मिसकंसेप्शन है, वो उतना ही प्योर है, उतनी ही अच्छी है जैसे मेडिकल ऑक्सीजन होती है। इससे कभी भी कोविड का कंटेमिनेशन नहीं होता। सर, आप लगातार रिसर्च कर रहे हैं, तो ब्लैक फंगस पे भी आपकी टीम रिसर्च कर रही होगी। क्या लगता है कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना में डायबिटिक नहीं थे, फिर भी वो डायबिटिक कोरोना के बाद डायबिटीज के मरीज हो गए। आई हैव सीन सेवरल पीपल दे आर कीप इन टच विथ मी, जो कोरोना के बाद उनको डायबिटीज। क्या रेमेडीज फिर इंजेक्शन एक बड़ा रीजन हो सकता है इसके पीछे? नहीं, कोविड इन्फेक्शन भी पहले आपने सोचा होगा सिर्फ लंग्स को इन्फेक्ट करता है, बट आपको जान के हैरानी होगी, हेड टू टो पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को कोविड वायरस इफेक्ट करता है। कोविड वायरस पेनक्रियास को भी इफेक्ट करता है, और कोविड-19 इन्फेक्शन के कारण
पेनक्रियाज इफेक्ट हो जाता है और डायबिटीज़ हो जाती है। हमारे ऑलमोस्ट 10 to 15% पेशेंट जिनको कभी डायबिटीज़ नहीं होती है बट फर्स्ट टाइम नेव डायबिटीज़ हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन इटसेल्फ शुगर बढ़ जाता है। एंटी कोविड ट्रीटमेंट की जो ड्रग्स हैं जैसे रेमडेसिविर उससे भी शुगर बढ़ता है, डेक्सामेथासोन उससे भी शुगर बढ़ता है। तो ओवरऑल बॉटम लाइन ये है कि कोविड इन्फेक्शन के अंदर देयर इज अनकंट्रोल्ड राइज इन शुगर, अतः हमें एक्स्ट्रा दवाइयाँ देनी पड़ती है। आधे से अधिक लोगों में हमको दिन में 3 या 4 बार इंसुलिन देना पड़ता है। तो मेरा पब्लिक को यही मैसेज होगा कि अगर कोविड और पोस्ट कोविड के दौरान अगर आपका शुगर बढ़ जाता है और डॉक्टर्स जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस आपको करें इंक्लूडिंग इंसुलिन, आप उसको ज़रूर लें। बिकॉज ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड 2 से 3 महीने तक आपको परफेक्ट डायबिटिक कंट्रोल रखना है। बिकॉज अनकंट्रोल डायबिटीज़ कई तरह के दूसरे इन्फेक्शन इन्वाइट करती है। सर, ब्लैक फंगस को निपटने के लिए राजस्थान कितना तैयार है? आपने एक यूनिट बनाई थी, वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है, आगे क्या तैयारी है और कितने लोग आ चुके हैं इन्फेक्टेड होकर आपके पास एसएमएस के अंदर, सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर कितने लोगों की डेथ भी हो चुकी है? देखिए, राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी है। हमने सबसे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटीवायरल ड्रग यूज़ किया था। हमने सबसे पहले रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमेब ड्रग्स यूज़ किया था। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोटोकॉल वर्ल्ड ओवर में तारीफ है। जब पीक ऑफ सेकेंड वेव था तो भी प्रतिदिन 40 से 50 पेशेंट हमारे दिल्ली, गुड़गांव और यूपी से जयपुर में आते थे। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वोपरि है। ब्लैक फंगस को डील करने के लिए भी हमने एसएमएस मेडिकल कॉलेज एक नोडल हॉस्पिटल है, कॉलेज है, जो पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण है। हमने यहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड क्रिएट किया है। 5 स्पेशलिटीज़ के 15 डॉक्टर्स का एक ग्रुप बनाया है जिसमें ईएनटी, ऑप्थो, माइक्रोबायोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी। जब भी कोई म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट आता है तो पूरा बोर्ड उसको देखता है और फिर वो साइंटिफिकली निर्णय लेता है सर्जरी का, ट्रीटमेंट का। और हमने एक सेपरेट बिल्डिंग को डेडिकेट किया है कोविड विद म्यूकोरमाइकोसिस। सो बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट ट्रिक्स जो हम कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ आप लोगों का सबका साथ रहा तो हम इस पैंडेमिक को जल्दी टाइड ओवर कर सर, एक अंतिम क्वेश्चन सर, कोरोना महामारी के अब तीसरी वेव की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, आप खुद एक्सपर्ट हैं, बच्चों में बताई जा रही है। मैंने आपसे बातचीत की थी, मुझे ध्यान है कि आपने कहा था कि तीसरी जो बच्चों में ये है ना कोरोना महामारी इसलिए नहीं आ पाएगी कि इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी है, अगर मान लो कोरोना आ भी जाता है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बच्चों में इतना इफेक्ट हो पाएगा जितना यंगस्टर में हो रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अधिक होती है, बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं। इसीलिए नॉर्मली ऐसा प्रोजेक्टेड प्रपोजल है कि थर्ड वेव में बच्चे और एडोलेसेंट ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। बट आप सही मान रहे हैं, बच्चों में अधिकतर कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, उनमें सिंपल सिम्टम्स होते हैं। बट कुछ बच्चों में कॉम्प्लिकेशन भी पाए जाते हैं। अतः हमको डेफिनेटली तैयार रहना है थर्ड वेव को मैनेज करने के लिए कि हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एडिक्वेट आईसीयू बेड्स हो, और अगर कुछ बच्चों में कॉम्प्लिकेशन होता है तो वी आर वेरी कॉम्पिटेंट टू हैंडल इट। सो मैं नहीं सोचता कि कोई हमारे पास चैलेंज है, बट डेफिनेटली हम लोग बहुत प्रिपेयर्ड हैं। कोई भी किसी भी तरह का अगर सर्ज इन पेशेंट नंबर होगा हम उसको बहुत अच्छा मैनेज कर लेंगे। सर, गाँव तो चैलेंज बना हुआ है आपके लिए, गाँव में लगातार संख्या, देखिए गाँव में मैनेजमेंट पब्लिक एजुकेशन के द्वारा ही हो सकता है। हमको लोगों को समझाना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज़ करें। गांव में जो आप देखिए चौपाल पे बैठ जाते हैं, एक ही हुक्का शेयर करते हैं, सब बैठ के गप लगाते हैं। तो गांव में पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, ताकि गांव में केसेस बढ़े नहीं। सर, आपको लगता है नहीं चिकित्सा व्यवस्था इतना सुधर नहीं है गाँव में, साथ ही साथ झोला छाप डॉक्टर भी हैं? देखिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट 300+ PSCs को गाँव में डेवलप कर रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे डेवलप हैं। मेरा तो एक ही उद्देश्य रहेगा, सभी गाँव के लोगों को थोड़ा भी दिक्कत होते ही क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाएं, नर्सेज के पास जाएं, और फिर अगर कोई इशू हो तो हायर सेक्टर पे जाएं। तो ये थे सुधीर भंडारी, तमाम विषयों पे हमसे बातचीत की, हमें जागरूक करने की कोशिश की कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, साथ ही आप झोला छाप डॉक्टरों के पास मत जाइए। जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाइए। और घर पर खुद, सबसे बड़ी बात ये, लोग घर पे खुद ही स्टेरॉइड ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रही है बिना
बिना डॉक्टर से बातचीत करे हुए दवाइयां ले रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है, ब्लैक फंगस की तरफ वो जा रहे हैं, डायबिटीज उनकी हो रही है, तो तमाम तरह की बीमारी हो रही है। खुद डॉक्टर बनने की मत कोशिश कीजिए, और ये सोशल मीडिया की जो व्हाट्सएप में जो मैसेजेस चल रहे हैं उस पर बिलीव कर कर आप खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। और भारत में सबसे बड़ी समस्या भी ये खुद ही हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है। तो कम से कम ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, अस्पताल में जाइए, जब जाके हम कोरोना से लड़ सकते हैं। हमें कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।